नमस्कार, मैं श्रीमती शुभा माहेश्वर, असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी इन होम साइंस, गवर्नमेंट माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। इसके पहले मैंने पुष्प व्यवस्था पर लेक्चर दिया था। आज उसी लेक्चर का पार्ट 2। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुष्प सज्जा करते समय किस प्रकार की सामग्री हमको उपयोग में लानी है। पुष्प सज्जा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जरूरत होती है। पुष्प सामग्री में फूल, पत्तियां, कलियां, टहनियां नितांत आवश्यक होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री आती है जो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं हम फूलदान अथवा फूल लगाने के पात्र। फूलों को सजाने एवं कलात्मक रूप देने के लिए फूलदान या पात्र अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें एक ऐसी क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, चाहे तो ये पुष्प सज्जा को सुंदर बनाकर चार चांद लगा दे या ऐसी बिल्कुल बेकार पुष्प व्यवस्था कर दे। इसलिए हम जो पात्र का चयन करेंगे उसका विभिन्न आकार, रंग, रूप, आकृति, बनावट, डिजाइन, शीशे का है कि चीनी मिट्टी का है, ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। धातु के फूलदान है तो उस पर नक्काशी की रहती है। जयपुर के मुरादाबाद के पात्र होते हैं। बहुत से ऐसे पात्र होते हैं जिनकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। विभिन्न साइज, विभिन्न शेप और आकार के पात्रों का चयन हम अपने पुष्प व्यवस्था के प्रकार के आधार पर करेंगे। फूलदान के चयन में हमको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पुष्प सज्जा किस शैली की जानी है, किस प्रकार की जानी है और पुष्प सज्जा हेतु जो पुष्प हैं उनकी कितनी संख्या है। उसी के आधार पर हम फूलदान के रंग, रूप और आकार का चयन करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें टहनी होल्डर या जिसको स्टेम होल्डर भी कहा जाता है। पुष्प सज्जा को मजबूती प्रदान करने के लिए, टहनियों को बांधे रखने के लिए, उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए टहनी होल्डर का उपयोग किया जाता है। टहनी होल्डर्स भी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न शेप के, विभिन्न आकार के होते हैं जिसका उपयोग आप अपनी पुष्प सज्जा के प्रकार के आधार पर कर सकती हैं। तीसरा आता है इसमें नर्म मिट्टी और रेत और प्लास्टिसीन जिसको बोला जाता है। जब फूलों की डालियां उथले तश्तरी या उथले पात्र पे सजाना होता है तो इनको जरूरत होती है कि ये फूलों, घासों, टहनियों आदि को कसकर पकड़े रखता है। इसलिए कभी कभी हम पेन होल्डर के स्थान पर इस प्रकार की नरम मिट्टी का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सुईदार होल्डर। इसका उपयोग फूलदान में फूलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है और ये विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। इसमें सुई के जैसे नुकीले तार निकले हुए रहते हैं जो कि टहनी को बांधे हुए रखते हैं। कैंची, चाकू और ब्लेड का उपयोग टहनियों को जब हम काटते हैं तो उसे हमको हाथों से नहीं तोड़ना है, उसको काटना है या तो तेज चाकू से या कैंची से। इसके अतिरिक्त एक प्लास्टिक का टेप आता है जिसको ट्रांसपेरेंट स्टेम टेप कहते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। यदि आपकी टहनी छोटी हो जाती है तो इसको लपेट कर हम टहनी का साइज बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आधार। फूलदान की सुंदरता बढ़ाने और उसके नीचे के धरातल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आधार या बेस का उपयोग किया जाता है। आधार के रूप में लकड़ी, पत्थर, पीतल का स्टैंड, चटाई आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके ऊपर हम अपना फूलदान रखते हैं। नेक्स्ट सीप, घोंगा, मूंगा, स्टारफिश, पत्थर, शंख आदि। सीप, घोंगा, मूंगा, स्टारफिश, पत्थर, शंख आदि का उपयोग हम एक्सेसरी या उपसाधन के रूप में करते हैं। ये पुष्प सज्जा की सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसका उपयोग, मगर आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका उपयोग हम हर तरीके के पुष्प व्यवस्था में नहीं करते और अगर करते भी हैं तो फूलदान की जो बनावट है उसके आधार पर ही हम इसका उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा ये अपना प्रभाव अलग से दिखाने लगेगा। घोंगा, स्टारफिश, मूंगा, पत्थर, कंकड़ आदि
भावनात्मक दशा निर्मित करते हैं और ये सहायक होते हैं और जरूरी नहीं कि हम इनका उपयोग करें, आप वैसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पुष्प व्यवस्था के प्रकार। व्यक्ति की दिलचस्पी फूलों के प्रति काफी बड़ी है। आज पुष्प सज्जा गृह सज्जा का अभिन्न अंग बन चुका है। घर हो, होटल हो या सार्वजनिक स्थल हो या निजी संस्थान हो, हर क्षेत्र में पुष्प विन्यास की लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है। सामान्यतः पुष्प व्यवस्था के निम्नांकित प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। फ्लावर अरेंजमेंट इन लाइन डिजाइन। यह पुष्प व्यवस्था पूर्वी और पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। इस व्यवस्था में फूलों, पत्तियों, टहनियों एवं अन्य सामग्रियों को रेखीय डिजाइन में इस तरीके से सजाया जाता है कि पौधे की वृद्धि की सुंदर, आकर्षक एवं विशिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जैसे अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, समांतर, वक्र पुष्प व्यवस्था की जाती है। रेखीय पुष्प व्यवस्था करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे इसमें प्रयुक्त की जाने वाली फूल, पत्तियां एवं टहनियों की गुणवत्ता श्रेष्ठ होनी चाहिए। इनमें पुष्प सामग्री की गुणवत्ता पर भी बल दिया जाता है, न कि मात्रा पर। रेखीय पुष्प व्यवस्था किस आकार की बनाई जाती है, इसको स्पष्ट आप पहले से योजना बना लीजिए, उसी के आधार पर कीजिए। फिर आता है रेखीय पुष्प व्यवस्था आप कैसे करेंगे। रेखीय पुष्प व्यवस्था करने से पूर्व आप रेखीय डिजाइन की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में स्पष्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए। रेखा की आकृति के अनुरूप ही टहनियों से आधार तैयार कीजिए। पुष्प सज्जा करते समय रंगों पर बल दीजिए। पुष्प व्यवस्था में खाली स्थान को पर्याप्त महत्व दीजिए और साथ ही किस तरह की रेखा बनाई जानी है तथा किस प्रकार के रेखाओं का प्रयोग करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। दूसरा आता है इसमें समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, मास स्टाइल जिसको कहा जाता है, और इस शैली के द्वारा पुष्प सज्जा का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। आज भी भारत में परंपरागत रूप से पुष्प सज्जा की जाती है और इस शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। समूह शैली से तात्पर्य ये होता है कि एक सुंदर, आकर्षक पात्र में विभिन्न प्रकार के फूलों का गुलदस्ता व्यवस्थित तरीके से करना सामूहिक पुष्प व्यवस्था कहलाता है। सामूहिकृत सज्जा करने के पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे समूह सज्जा ऊंचे आकार के गुलदस्तों में या पात्रों में की जानी चाहिए। फूलदान में इतना पानी भरा रहे कि फूलों की प्रत्येक टहनी पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। फूलदान की लंबाई और चौड़ाई पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें पुष्प सज्जा किस आकार, आकृति के द्वारा की जानी है ये भी देखना है आपको, और फूलों की टहनियों को तार की जाली की सहायता से विभिन्न दिशा में अलग अलग जगह पर व्यवस्थित करके रखना है। पुष्प सज्जा को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए एक रुचि केंद्र उत्पन्न करना चाहिए, जिसको हम बल देना कहते हैं या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जिसके आधार पर खूबसूरत फूल के रंग के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। और लास्ट में संपूर्ण सज्जा के लिए जो तैयार आधार होता है, जहां पर कि आपको सामूहिक पुष्प व्यवस्था करना है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। सामूहिक पुष्प व्यवस्था ज्यादातर बड़े से मेज पर खिलती है या एक बड़े से कमरे पर इसको बनाया जाता है। थर्ड आता है लघु पुष्प व्यवस्था। जब पुष्प सज्जा किसी छोटे पात्र या फूलदान में की जाती है, तब इसे लघु पुष्प व्यवस्था कहते हैं। ये आप एक छोटी से कटोरी में, प्लेट में या सूप की बाउल में भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है मिली जुली या मिश्रित पुष्प व्यवस्था जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की पुष्प सज्जा को अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा कहा जाता है, या जिसे अपन मिली जुली अथवा मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। ये काफी लोकप्रिय है। इसमें
रेखीय शैली और सामूहिक शैली दोनों का मिश्रण होता है, जिसके आधार पर हम इसको जो व्यवस्था की जाती है इसको अपन 3 विधियों में बांट सकते हैं। एक होता है परंपरागत विधि, सेकंड पूर्वदेशीय विधि और तीसरा आधुनिक विधि। परंतु हमको ये ध्यान रखना है कि जो पुष्प विन्यास है वो किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पुष्प विन्यास करने की 2 विधियां होती हैं, एक औपचारिक पुष्प व्यवस्था और दूसरा अनौपचारिक पुष्प व्यवस्था। औपचारिक पुष्प व्यवस्था को परंपरागत अथवा रूढ़िवादी पुष्प व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न रंग सुगंध के फूलों, कलियों, पत्तियों, टहनियों का उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक पुष्प सज्जा, इस प्रकार की पुष्प सज्जा जापानी शैली पर आधारित होती है और इसमें औपचारिक संतुलन होता है। यह पुष्प सज्जा मुख्यतः सज्जाकर्ता के व्यक्तिगत रुचि पसंद पर निर्भर करती है। सज्जाकर्ता पुष्प व्यवस्था के माध्यम से अपने विचारों, भावों एवं संवेगों को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना भी इसे कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर की रुचि और अपनी इच्छा को इस औपचारिक पुष्प सज्जा के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो सबसे फेमस होती है और शायद आप लोग ने इसका नाम भी सुना होगा, जिसे बोलते हैं जापानी पुष्प व्यवस्था। जापानी सदैव से प्रकृति प्रेमी रहे हैं। प्रकृति प्रेम के कारण उन्होंने ऐसी पुष्प सज्जा का विकास किया जिसका संपूर्ण विश्व ऋणी है। जापान में पुष्प विन्यास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कला माना जाता है। जापान में अति प्राचीन समय से ही पुष्प सज्जा की जाती है। इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है और मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में भी इसको बताया था। 6वीं शताब्दी में जापानी लोग अपने बुद्ध की प्रतिमा पर फूलों को अर्पित करते थे। फूल पत्तियों, टहनियों से विशेष प्रकार से उन्हें सजाते थे और ये जो पात्र उपयोग करते थे वो कांसे का हुआ करता था। धीरे धीरे इस कला का काफी विकास हो गया और लोग अपने घरों में पुष्प सज्जा करने लगे। अब मैं आपको बताऊंगी इकेबाना क्या होता है। इकेबाना जापानी पुष्प व्यवस्था में सबसे प्रचलित शैली है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित फूल। वहाँ फूलों, पत्तियों और टहनियों को जीवित माना जाता है तथा प्रतीकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फूलों की सजावट में आत्मा के अमृतत्व को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये उनकी आत्म अभिव्यक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जीवन अल्पकालीन है, क्षणभंगुर है, मगर आत्मा अमर है। इकेबाना आज संपूर्ण विश्व में काफी लोकप्रिय है। इसे चौड़े आकार के फूलदान गमलों में सजाया जाता है। इसमें टहनियों को लगाना सुगम एवं सुविधापूर्ण होता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रयुक्त किए जाने वाला फूल एक ही स्थान एवं मौसम के भी हो सकते हैं। सेकेंड आता है मोरीबाना, या जिसे नाजीरे भी कहा जाता है। इकेबाना की भांति मोरीबाना एवं नाजीरे में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। मोरीबाना में चौड़े और उथले फूलदानों का उपयोग किया जाता है और नाजीरे में लंबे आकार के फूलदानों का प्रयोग किया जाता है। जापानी पुष्प सज्जा चाहे जिस किसी भी शैली से की गई है, प्रत्येक शैली कुछ विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, जिसमें कहा जाता है फर्स्ट शिन, या जिसको स्वर्ग कहते हैं, सो जो कि मनुष्य को प्रदर्शित करती है, और तीसरा होती है हाइकी जो कि पृथ्वी या अर्थ को प्रदर्शित करती है। शिन जो है ये टहनी पूरी सज्जा की केंद्र होती है और सबसे लंबी और मजबूत होती है और इसको काफी सावधानी पूर्वक से लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये फूलदान की ऊंचाई से 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए। सो जापानी सज्जा की ये दूसरी टहनी सो कहलाती है, जो मानव जाति की प्रतीक होती है और इस तरह से इसको लगाया जाता है कि ये एक तरफ से निकले होने का आभास
दिखाई देती है और इसकी लंबाई पहली टहनी से 3/4 होती है। हाई की ये टहनी शिन एवं सो दोनों टहनियों की अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। इसे पहले वाली दोनों टहनियों के विपरीत दिशा में लगाया जाता है और इसकी लंबाई दूसरी टहनी सो की 3/4 की होती है। जापानी शैली में नाजिरे एवं मोरीबाना में भी इन्हीं 3 टहनियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें खड़ा या कुछ झुकते हुए व्यवस्थित किया जाता है। खड़ी व्यवस्था में शिन सबसे ऊंची रहती है, परंतु आड़ी व्यवस्था में सो मानव को सबसे ऊंचे कोण पर लगाया जाता है। जापानी पुष्प व्यवस्था अत्यंत ही सरल है, जिसे हर एक सज्जा प्रेमी आसानी से कर सकता है। थोड़े से पुष्प, थोड़ी सी टहनियां, थोड़ी सी पत्तियां और अत्यंत सुंदर, मनोहारी और आकर्षक सज्जा बन जाती है। इसके अतिरिक्त हम अन्य प्रकार से भी पुष्प व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे गोलाकार व्यवस्था, एल शेप की व्यवस्था, त्रिभुजाकार व्यवस्था, अर्ध त्रिभुजाकार व्यवस्था और एक काफी फेमस व्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं फेडरल क्लासिक व्यवस्था, जिसमें कि एक विशेष प्रकार का पात्र उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एस शेप की व्यवस्था और सामूहिक पुष्प व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।